हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल वर्मा है। अतुल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके सामने केवल और केवल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा भारतीय संविधान एवं उसकी राज्य व्यवस्था, क्योंकि आपको आज इस इंट्रोडक्शन में बता दिया जाएगा कि अगले से 40 से 50 दिन आपके किस तरीके से बीतने वाले हैं और किस तरीके से आपको क्या क्या समझाया जाएगा। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में विजन नहीं होगा ना, जब तक आप उसको किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते हो। मैं आपको टू द पॉइंट केवल और केवल आज आपको केवल यही समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है मगर स्मार्ट वर्क के साथ। क्योंकि हार्ड वर्क करने बिना किए हुए आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। और आज का समय ऐसा है कि हार्ड वर्क ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए पर मगर स्मार्ट तरीके से, तब आपकी सफलता निश्चित ही तय होगी। और सबसे बड़ी बात, चलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो संविधान है एक्चुअली में है क्या। संविधान जो है एक नियमों का संगठित रूप है। जैसे कि आप कुछ नियम लिए आते हैं, वो भी हमारे किस एटमॉस्फेयर को देख के लिए आते हैं। जैसे अमेरिका है, भारत है, चीन है, यूरोप है, फ्रांस है, सब जगह कंट्रियों में वहाँ के एटमॉस्फेयर अलग हैं, तो वहाँ पे लोगों के रहने का तरीका अलग है, वहाँ की राज्य व्यवस्थाएँ अलग है। उसी तरीके को देखकर वहाँ के संविधान का निर्माण किया गया। अब हमारा भारत हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि इसमें काफ़ी सारी भाषाएँ हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके के रहते हैं, मगर इन सबको संगठित रूप से रखने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। जिस संविधान को बनाने में आप बहुत बड़े आश्चर्यचकित होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए और ना जाने कितनी सभाएं लगी। तो ये इन सब के लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, काफ़ी सारे 60 कम से कम 60 देशों के साथ तो है ना, वहाँ के अलग अलग नियम उठाए गए। जैसे कि अमेरिका से अलग, फ्रांस से अलग, ब्रिटिश शासन से अलग, ऑस्ट्रेलिया से अलग, कैसे समन्वय बनाया जाए, कैसे राज्य व्यवस्थाएं देखी जाए। जैसे कि मध्य प्रदेश, वहाँ पर अलग भाषाएं बोली जाती है, तमिलनाडु वहाँ अलग भाषा बोली जाती है, केरल वहाँ अलग भाषाएं बोली जाती है। अब इन सभी भाषाओं के लोगों को एक रूप से सम्मिलित करना भी कितना कठिन है, मगर इन सबको सम्मिलित किया। और कितनी सौभाग्य वाली बात है कि आज से 1946 पहले जो अंतरिम बैठक बिठाई गई थी और 1947 आज़ादी के बाद उसके बाद जो बैठक हुई, उन लोगों ने इस तरीके से संविधान बनाया कि उसमें थोड़े थोड़े अपडेशन करके आज चलाया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ अभी भी काम कर रही है। मतलब सोचिए कितने विजनरी वो पर्सन रहे होंगे जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हालांकि भीमराव अम्बेडकर जी उसके मेन पिलर माने जा सकते हैं, मगर काफ़ी सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा। चलिए आपको सबसे पहले ये तो बता दिया जाए कि संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई। संविधान की शुरुआत, जो दुनिया का सबसे पहला संविधान माना जाता है ना, वो अमेरिका से माना जाता है। अमेरिका से ही में लिखित संविधान है। सबसे पहला जो दुनिया का संविधान है वो अमेरिका का है। वैसे तो भारत एक महादेश रहा है और भारत के पास अपना कोई संविधान तो था नहीं, संविधान भले ही नहीं था भारत के पास, मगर फिर भी यहाँ पे लोग रहा करते थे, मतलब राज व्यवस्थाएं चला करती थी। जैसे कि बोलते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो क्या वहाँ पे संविधान नहीं रहा होगा? संविधान सब जगह था, बस कुछ नियम थे जो अपने अपने तरीके से देश में चला रहे थे। जैसे केरल में कुछ अलग रेगुलर काम कर रहे थे, राजस्थान में राजपूत कर रहे थे, बिहार में अपनी मगध शासन चल रहा था, उज्जैन का अलग शासन था, मध्य प्रदेश अलग था, यूपी अलग था, राजस्थान अलग था, बिहार अलग था। पूरे देश में अलग अलग राजा अपने अपने तरीके से शासन चला रहे थे। उसी तरीके के शासन को एक रूप व्यवस्था देने के लिए जो ब्रिटिश शासन आया था, उसमें उन्होंने सबसे पहली कोशिश की थी 1773 में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे। और भारत का खुद का संविधान तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान भीमराव अम्बेडकर जी का माना जाता है। वो इसके एक महत्वपूर्ण पिलर है। पिलर क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि उनके साथ काम करने वाले लोग सभी ने मिलकर इस संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन, ना जाने कितनी सभाएं, ना जाने कितने देशों से अच्छाइयाँ लेकर, व्यवस्थाएं लेकर इस देश के अंदर डाला गया। इस देश के अंदर सबसे अच्छे देशों से, इतने सारे देशों से क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ की भाषाएं अलग है। मध्य प्रदेश की एक अलग भाषा, बिहार में एक अलग भाषा, उधर केरल की अलग भाषा, तमिलनाडु की अलग भाषा, राजस्थान की अलग भाषा, 22 तो भाषाएं। इतनी सारी भाषाओं के लोग, अलग अलग तरीके, अलग अलग रहने की व्यवस्थाएं। जैसे कुछ तटीय इलाकों में रहते हैं तो वो अपना जीवन निर्भर मछली मत्स्य पालन पर करते हैं। अपने उत्तर भारत के अंदर कुछ लोग अपने तरीके से खेती बाड़ी करते हैं,
वो अपनी तरीके से शासन करते हैं, तो वो अपना जीवन अलग तरीके से। अब इन सभी की व्यवस्थाओं को एक रूप में ले पाना बड़ा कठिन था। इसके लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और उसी संविधान के तहत आज व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो प्रकृति अपना प्रारूप बदलती है, क्योंकि हम लोग भी अपने आप को बदल रहे हैं। आज हम डिजिटलाइजेशन हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो क्या इसके सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे। गाड़ियाँ चल रही हैं, तो क्या गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, तो इसका पॉजिटिविटी मानी जाएगी, इसकी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, तो उसके लिए कुछ अपडेशन किए जाएंगे। तो अपडेशन कहाँ से होंगे? अपडेशन हमारे देश में अपडेशन लाने के लिए कैसे किया जाए? क्योंकि वहाँ कुछ बैठे हैं पार्लियामेंट में लोग, जो कि भारत की जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं। वो वहाँ पर अपने हिसाब से बिल पास करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बिल अपना राज्यसभा में रखा गया, तो राज्यसभा के लोग वहाँ पर अपना बिल पास करेंगे। उसके बाद फिर वो बिल अपना विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में वो बिल पारित हो गया, फिर उसका सिग्नेचर कर फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति जी अपने हस्ताक्षर कर देंगे, तो वो अपडेशन आ जाएगा किसमें? भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि हम जिस देश के अंदर रहते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान तो ऐसा है कि ब्रिटिश शासन से अपने इंडिया में आया, पर ब्रिटिश शासन का लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर शासन लिखित नहीं है, लेकिन अमेरिका का लिखित शासन है। और काफ़ी सारी चीज़ें देखो इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इंटरकनेक्टेड करके चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर वैसे मैं तो आज आपके सामने इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा, उसके टॉपिक बता दूंगा, उसके सब 40 से 50 दिन क्लास चलेगी। और इस क्लास में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना चाहूँगा यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, बिहार अलग है, और यूपीपीएससी मतलब और यूपीएससी। मेन फोकस मैंने टारगेट दिया यूपीपीएससी को, क्योंकि है ना क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक व्यक्ति को लेकर टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरीके चल रही है। किसी में मूल विधि आती है, नहीं आती है, किसी में आर्टिकल्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, किसी पे है ना धाराओं पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो मैंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे कि जो IAS वाला बंदा है वो भी इसको पढ़े और इसी कंटेंट को कर ले। क्योंकि मैंने 4-5 किताबों का तो उसमें संगठित रूप डाला है, और फिर मेरा खुद का एफर्ट। और दूसरी चीज़, आप इस चीज़ को करने के बाद में अगर आप है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप है ना कोई ऑब्जेक्टिव बुक भी लगाते हो ना, तो आप उसका पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी लगेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल इसी चीज़ को रिवीजन करना है। बार बार आप एक ही चीज़ को रिवीजन कीजिए। देखिए बार बार 10 चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि किसी भी एक चीज़ को टारगेट कीजिए, और ये अपना मूल मंत्र है। और देखो सब कर सकते हो आप, सब पॉसिबल है। मैं तो देखो ज़्यादा किसी को मानता नहीं हूँ, मैंने तो केवल 1 या 2 लोगों को फॉलो किया, जैसे कि अपने APJ अब्दुल कलाम और अपने स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे? ऑल पावर इज विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। सभी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। और इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम जी, उनके बारे में तो बोलना क्या कम ही है, जितना बोलो उतना कम है। वो क्या कहते हैं, मतलब आप, उनका कहने का मतलब ये है कि बस आप है ना किसी भी टारगेट को सेट कीजिए और बस उसी के पीछे लग जाइए, और बस उस टारगेट के अलावा किसी भी चीज को मत देखिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बस चलिए अब मैं आपके सामने शुरुआत करता हूँ। अपने कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड सारी क्लास चलेगी अगले 40 से 50 दिन के लिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विकास यात्रा। अब भारतीय संविधान की विकास यात्रा तो केवल और केवल ब्रिटिश शासन से ही मानी जा सकती है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के द्वारा लिखित संविधान दिया गया। अब ब्रिटिश शासन का सबसे पहले कंपनी आई, कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया। अब कंपनी ने अपना शासन तो स्थापित करा, पर कंपनी का कोई शासन प्रशासन नहीं था स्टार्टिंग में जब वो आई थी इस देश में। तो प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध का तो आप जानते हो कि वो हमारे देश पर हावी होती चली गई, और 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, और जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम था। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसमें क्या था, उसमें उन्होंने ये किया था कि 1774 में उन्होंने कलकत्ता में जो है ना अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, और मद्रास और चेन्नई, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को उसके हवाले कर दिया गया। मतलब और वहां पर क्या दिया, एक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, और गवर्नर के साथ में 4 व्यक्ति जो कि उसकी परिषद के सदस्य हुआ करते थे। तो उन्होंने अपनी कार्यपालिका चालू कर दी कराना। अब वो क्या करते थे, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी पावर,
ये सारी पावर है उनके पास थी और वो अपने देश से अपने तरीके से, क्योंकि देखो 1773 में ऐसा तो था नहीं कि भारत को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, भारत इतना बड़ा है तो इसको कंट्रोल करना था मुश्किल है, लेकिन कुछ जगह जैसे बंगाल पर उनका शासन पूरी तरीके से आ चुका था, बम्बई में आ गया था, मद्रास में आ गया था, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में दिल्ली पे शासन कर लिया गया था। ठीक है, दिल्ली पे शासन पूरी तरीके से नहीं हुआ था। दिल्ली पे क्या हुआ 1857 के बाद में वो हटाए गए मुगल शासक, लेकिन 1857 से पहले वो क्या किया गया था, उनको है ना उन पे रख गया गया था सैलरी बेस पर। सैलरी बेस पर नाम उनका चलता था लेकिन प्रशासन अंग्रेज चलाया करते थे। तो अंग्रेज कैसे चलाते थे? इन्हीं एक्ट के द्वारा, इन्हीं। और भारत का मतलब बंगाल का सबसे पहला जो गवर्नर बना वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना। और दूसरी बात, ये हुई भारतीय विकास यात्रा। अब प्रियम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन ऑफ इंडियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए अब भारतीय संघ क्या है एवं उसके राज्य क्षेत्र क्या है और प्रस्तावना क्या है। देखिए भारतीय संघ मतलब कितनी सारी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं, उनकी राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, उनका कनेक्शन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे, राज्य व्यवस्था कैसे चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। अगर मैं आपको अभी बताने बैठ गया तो मुझे लगता है कि शायद आज नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगा। मैं आपको बस इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन तो नहीं दे पाऊंगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताता हूँ। सिटीजनशिप, जैसे कि सिटीजनशिप क्या है। अब सिटीजनशिप का ऐसा है कि नागरिकता क्या है। नागरिकता देखिए अब भारत में एक अपना संविधान का निर्माण हो गया 1946 में, अंतरिम बैठक बिठाई गई, फिर 1947 मतलब 1948 में पाकिस्तान से अपना बंटवारा हो गया तो एक अंतरिम बैठक बिठाई गई। अब उस बैठक के द्वारा एक नया नियम बनाए गए। अब कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग इंडिया में ही रह गए। अब इंडिया वाले चिल्ला रहे कि हमारे लोगों को लाया जाए, पाकिस्तान वाले चिल्ला रहे कि भैया हमारे लोगों को वहाँ पे भेजा। तो कैसे? तो उसके लिए कुछ नियम लाए गए, कुछ कानून लाए गए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात, जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति है जहाँ पे कितने सालों से रह रहा है, क्या वो भारत के एटमॉस्फेयर में जी पा रहा है कि नहीं जी पा रहा है, रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है, और अगर जरूरत से ज़्यादा लोग अगर भारत में आ रहे हैं तो क्या ये भारत के लिए अच्छा है? ये इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए। तो उस नियम के तहत भारत में कहीं पॉपुलेशन ना बढ़ जाए, कहीं भारत के सभी अच्छे लोग विदेश ना भाग जाए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सिटीजनशिप लाया गया। फंडामेंटल राइट्स लाए गए, अपने मूल कर्तव्य बोलते हैं जैसे मूल अधिकार, डीपीएस भी लाए गए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे थे? राज्य में क्या था, अब राज्यों की सरकारें कहती थी, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से चलाती है, जैसे कि मुख्यमंत्री अपना, वहाँ का मुख्यमंत्री अलग है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का, बिहार का अलग है। अब ये लोग अपने अपने तरीके से शासन चलाते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में अब केंद्र सरकार से इनका समन्वय कैसे किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार में एक अलग गवर्नमेंट चल रही है, इनकी एक अलग गवर्नमेंट चली। अब इन लोगों के बीच में कार्य क्षेत्रीय परिषद लाई गई, कार्य क्षेत्रीय परिषद की एक जोनल रीजन बनाई गई, एक मेन हेड रीजन दिल्ली में बनाया गया। तो ये सब सारी चीजें व्यवस्थाएं की गई, तब जाके कुछ करके इनका नियम स्टार्ट हुए। तो ये सब आया। अब सबसे पहली बात चलती है कि एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, और न्यायपालिका क्या है। कार्यपालिका क्या है? अब कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि कार्यपालिका मतलब जिसका मेन हेड हो, राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति बोल सकते हो। देखिए भारत में भारत का सबसे पहला व्यक्ति कोई अगर बोला जाता है ना तो भारत का वो राष्ट्रपति है। अगर सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति मतलब अगर कोई विदेशी व्यक्ति देखता है ना तो भारत का हेड कौन है? राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति एक आईना है, प्रशासन कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ का संविधान ऐसा है कि राष्ट्रपति को मेन हेड बना दिया, मतलब उसके सिग्नेचर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप युद्ध कर सकते हो, ना आप विदेश से कोई नीति से हस्ताक्षर कर सकते हो, ना किसी प्रकार की कोई संधि कर सकते हो। लेकिन प्रधानमंत्री जो है ना वो अपनी आग्रह रखता है राष्ट्रपति जी के सामने, राष्ट्रपति का क्या क्या पावर है, क्या वो उस चीज को मानेगा, और नहीं मानता है तो कितने समय तक नहीं मानता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की करप्ट हो गया तो इस देश का क्या होगा? तो अपना राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था अलग रखी गई, उसको बोलते उसका व्यवस्था अलग रखी गई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अलग रखा। अब उपराष्ट्रपति की सैलरी और भारत की राष्ट्रपति की सैलरी भारत की संचित निधि से दी जाने लगी, क्योंकि ये हमारे मेन हेड है। अब इस तरीके से लेजिस्लेटिव आता है अपना विधायिका। अब विधायिका क्या? जो अपने काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा विधानसभा में लोग काम कर रहे हैं, अब वो सब है ना इसका निर्माण करते हैं। क्यों?
क्यों करते हैं इसका आंदोलन? ये लोग क्यों करते हैं और लोग क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, हमारा देश में जनता जनार्दन माना गया है। मतलब जनता जो कहेगी उसको वो बात माननी पड़ेगी। और ये लोग जनता के द्वारा चुने हुए हैं, सभी सांसद जनता ने अपने अपने द्वारा से चुने हुए हैं, इसलिए इन लोगों की बात रखी जाती है। जैसे कि राज्यसभा में कोई बिल आया तो वो राज्यसभा पास करेंगे, फिर राज्य विधानसभा उसमें जाएगा, अपना विधानसभा पास करेंगे, उसके बाद में फिर वो सभापति उपसभापति अपने सब मिलकर उस चीज को पास करेंगे। उसके बाद वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करेंगे और भारतीय अमेंडमेंट हो जाएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है अपना, गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था और कुछ राज्यों के विशेष संबंध। अब संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था तो समझ में आती है, वो तो मैं आपको भी बता चुका हूँ, क्योंकि आपको ब्रीफली तो मैं भी बता नहीं सकता। ब्रीफली बताने के लिए आपको अलग अलग क्लासेस मैं दूंगा आगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरी प्ले लिस्ट में आके नेक्स्ट 1 by 1। लेकिन मैं आपको स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स ये टॉपिक क्यों लाएगा? ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि है ना, जो अपना जम्मू कश्मीर है वो अलग स्पेशल कैटेगरी बनाई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अब 370 हट गई है, जैसा कि आप सबको पता है। तो क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था? तो क्या मैं इस टॉपिक को उठा दूँ? नहीं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है। आपको 370 और 35A ये दो चीजें है ना, इन चीजों को फोकस करूंगा, हाईलाइट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस में दे दिया जाएगा इन टॉपिकों पर। तो इसलिए ये चीज इसलिए इस टॉपिक में डाला गया है। मैं भले कोई भी चीज अगर चली जाए मगर वो अपडेशन में है ना, करंट में चल रही है ना, तो उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा जो है ना यूपीएससी का एग्जाम जो बनता है ना पेपर, उसमें है ना सब चीजें कैटेगराइज कर दी गई हैं। अब जैसे कि 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, अगर पॉलिटी बंदा ढंग से कर लेना तो मैं बता रहा हूँ ना जाने कितने सब्जेक्ट्स कवर कर लेगा वो। लेकिन पॉलिटी को हल्के में ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं। नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालना है इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करना है स्मार्ट वर्क के साथ। आपको कुछ नहीं, बस मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ आप उसको पढ़िए बस, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली बात, प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज इमरजेंसी प्रोविजन द शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरियाज। भाषा संबंधी उपबंध। अब भाषाएं आई, पहले कुछ अलग भाषाएं थी, पहले भाषा कम थी और अब जो अपडेशन लाके भाषाएं बढ़ा दी गई। तो वो भाषाओं के बारे में किस कौन कौन सी भाषा बढ़ाएगी, जैसे नेपाली है, कोंकणी है, गुजराती है। तो कुछ भाषाएं पहले थी, कुछ अब नहीं है, तो इस तरह से बढ़ाई कौन कौन सी भाषाएं बढ़ेगी जिससे पढ़ाऊंगा मैं आपको। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमीशन, काउंसिल एंड टेरिटरी, स्थानीय व्यवस्था आयोग, परिषद, अधिकरण। आयोग क्या करते हैं? ये परिषदें क्या करती हैं? परिषद एक समन्वय का काम करती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, क्योंकि केंद्र सरकार के लोग कुछ अलग बोल रहे हैं, राज्य सरकार कुछ अलग बोल रही हैं। केंद्र और राज्यों की सड़कें मिली हुई हैं, आपको पता है, जैसे कि हेल्थ चीजें, हेल्थों से मिली हुई चीजें हैं। अब वो कहेंगे, केंद्र सरकार बोलेगी नहीं आप इस चीज को लॉन्च कीजिए, राज्य सरकार बोलेगी नहीं मुझे ये करना है, तो ये कैसे होगा? इन सब चीजों के बीच समन्वय लाया जाएगा। और आयोग ये परिषदें क्यों लाएगी? अब जैसे कि हमारा जो पैसा सेंक्शन हुआ भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो है ना एक संचित निधि रख दी जाती है, मतलब आपातकालीन स्थिति में, जैसे कोरोना का भी चल रहा है, इससे निकाल दिया जाता है। जैसे कि अभी उन्होंने अपना जीडीपी से किया है मोदी जी ने। लेकिन है ना जो अपना शासन व्यवस्था में से पैसा जो लाया जाता है, उस पैसे का लेखा जोखा भी रखना पड़ता है। उसका कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के। ये सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, ये पैसा सेंक्शन करवाती हैं, पैसा किस तरीके से जाता है, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाता है। आप क्या सोचते हो क्या ना ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं क्या? है ना सांसद कोई भी आया, उसने 50 करोड़ का बिल बनाया, वो मिल गया, सेंक्शन हो गया? ऐसा नहीं है, उसको दिखाना पड़ेगा सांसद भवन में। और जो है ना राज्यसभा में ना, वहाँ पे विधानसभा बनी हुई है, वहाँ पर भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, वो दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर सांसद में संसद भवन का जो मेन हेड है ना, उससे ऊपर अगर वो माने जाते हैं सभापति उपसभापति वगैरह, उस तरीके से राज्यसभा में भी है, यहाँ पे है ना वो माना जाता है अपना क्या नाम है, किसको? अपने राष्ट्रपति जी को वहाँ मानते हैं, तो यहाँ पे मानते हैं अपने गवर्नर को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात चलती है अपनी इलेक्शंस एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, गुड गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर आके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है लोगों के बीच, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते। कई सालों से लोग रह रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ शिक्षित नहीं है, और जो लोग शिक्षित हैं उनको भी खुद की व्यवस्था नहीं पता कि हमको किस तरीके से क्या करना है, देखना है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं अरे यार वहाँ पे तो 80 की सीट है,
वहां पर तो एसटी की सीट है। अरे जी कैसे है, ये कैसे है, ये कुछ जानिए ना, सोचिए, देखिए। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर क्या किया गया, क्या अगर है ना, अगर एस सी एस टी लोग, आपको एक बात का देखो पता होगा, मैं ना उन्होंने अपने जो संविधान था वो ये चाहते थे कि देश के सभी वर्गों को उठाया जाए, एस सी एस टी को उठाया जाए। तो एस सी एस टी को उठाने वाला ये नहीं था कि जनरल को, ओबीसी को नीचे डिक्लाइन कर दिया है, नहीं। उनका मतलब ये था कि भारत में एक ऐसा हो राम राज्य, मतलब राम जी को देखकर राम राज्य लाया जाए, सब लोग खुश रहे। उस तरीके को देख के एस टी के लोगों की व्यवस्था बड़ी खराब थी, बड़ा उनको मतलब एक आर्थिक सहयोग की जरूरत थी, आर्थिक सहयोग की, उन लोगों की कैसी व्यवस्थाएं बढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई जिला है पर्टिकुलर, उसमें 1 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ तो नहीं, जिले में तो कम होती है, 10 से 20 लाख मान सकते हो। अब उसमें पता पड़ा कि एस टी की पॉपुलेशन है 8 लाख, पर वो शिक्षित नहीं है। और मतलब इसको पर्सनली मत देना कि मैं एस टी वाले ओबीसी वाले इस तरीके से बोल रहा हूँ। एस सी एस टी की जनसंख्या 8 लाख है और अपनी ओबीसी की जनसंख्या 1 लाख है और 50,000 जनरल की है। अब मान लीजिए कुछ जनरल वाले लोग हैं जो कि हाईली प्रोफाइल होते हैं, मानते हैं ऐसा, आजकल अब ऐसा कुछ नहीं रहा है, अब तो देश बदल गया है, देश बदल रहा है, लेकिन वहां पे शासन चला रहे हैं। अब अगर उनको ही शासन चलाते रहने दिया गया तो क्या वो एस टी के लोगों को बढ़ने देंगे ऊपर, क्या वो लोग ऊपर आ पाएंगे? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने वहां पे एस टी सीट कर दी गई कि यहाँ से 80 का ही बंदा खड़े होंगे। अब 80 के बंदे खड़े होंगे तो सीधी सी बात है कि 80 के व्यक्ति जीतेगा, 80 का व्यक्ति जीतेगा तो वो संसद भवन में जाएगा, संसद भवन में जाएगा तो वो अपनी समस्याएं रखेगा, कि खास की समस्या रखेगा जहाँ से वोट कर आया है, जिस जमीनी जगह से वोट कर आया है, ठीक है। इस तरीके से अपनी समस्याओं को रखने के लिए लोगों का जनता जनार्दन लाया गया। आप क्या सोच रहे हो कि इस तरीके से व्यवस्था चल रही? नहीं, बहुत सोचकर विजनरी लोगों ने ये संविधान बनाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे ही नहीं लग गए, इतनी सवाई वैसे ही नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसलिए गर्व होता है कि अपना प्रशासन इतना अच्छा है। हालांकि करप्शन फिर भी फैला हुआ है, करप्शन को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका मिनिमाइज किया जा सकता है। देखो एफिशिएंसी तो 100% हो नहीं सकती, हाँ, पर एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है 90%, 95%। हीट लॉस तो देखो होता ही है, आप तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, ठीक उसी तरीके से इसमें भी हीट लॉस होगा, बस इसमें क्या है, करप्शन लोग ज्यादा कर देते हैं तो ज्यादा हीट लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एस सी का आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लोग नीचे से उठ के जाएंगे ऊपर तक। अब अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है? देखिए, व्यवस्थाएं बढ़ती गई, शासन प्रशासन बढ़ता गया, ठीक है, लोग अपने तरीके से कार्य करने का नजरिया बढ़ता गया, गाड़ियां बढ़ती गई, व्यवस्थाएं चेंज हुई। अब लोगों के रहने का तरीका बदल गया, लोगों के रहने का तरीका बदल गया, कहीं करप्शन बढ़ गया तो कहीं क्राइम बढ़ गया, कहीं कुछ बढ़ गया तो कहीं कुछ बढ़ गया। अब करंट में इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको अपडेशन लाना जरूरी है। जैसे कि अब आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन सिस्टम चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि वहां की है ना जो वातावरण पॉल्यूशन था ना वो चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए उसको अपडेशन लाया गया। तो उसने क्या किया, उसने अपनी दिल्ली की विधानसभा थी ना, उसमें बिल पारित करके काम किया ये। और ठीक उसी तरीके से कोरोना के लिए भी काफी सारे अमेंडमेंट लाए जाएंगे भविष्य में। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आजकल काफी ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे कि मान लो आपने देखा होगा एक नया नियम, नया बिल पास कर दिया कि शादियों में इतने लोग आएंगे, तो आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें शासन प्रशासन अपडेशन के कैसे लाता है, क्योंकि कोई आपातकालीन स्थिति ना आए। आपातकालीन स्थिति के बारे में तो मैं आपको बता ही नहीं पाया, सबसे अच्छा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको बता ही नहीं पाया, लेकिन मैं बता के सकता हूँ, समय का अभाव है। अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि आपातकालीन स्थिति कैसे आती है। आपातकालीन स्थिति इंदिरा गांधी के टाइम पर भी आई थी, इंदिरा गांधी जब शासन चला रही थी। उस स्थिति में आप 2 या 3 व्यवस्थाएं चेंज कर सकते हो। देश की गवर्नेंस को बढ़ाया जा सकता है, 5 साल के 6 साल कर दीजिए, ठीक है। देश में आर्थिक लॉस हो गया ज्यादा, तो व्यवस्था बोल दिया है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, अभी ये लॉस आ गया है, तो आप अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कीजिए, ये चीजों, मतलब कुल मिला के लोगों को सहयोग करना पड़ेगा सरकार का, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं ना वो जनता के द्वारा लाए गए हैं। और इतनी सारी चीजें मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा और मैं आई होप कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं आप सबको अच्छे से अच्छे बेहतरीन कंटेंट दूंगा इन 40 क्लासों में, 40 से 45 क्लासों में। और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मुझसे जुड़ गए हैं पीपल्स, और उन सब की भी ख्वाहिश है कि सर आपके साथ हम क्यों ना पढ़ाया जाए, क्यों ना आपके साथ में सर आया जाए और देखा जाए कि
मतलब अगर आप लोग हमें अच्छा कोऑपरेट करते हो, मोटिवेशन के साथ पढ़ते हो, देखिए हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हमें मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन मिलता है तो हम पढ़ाते हैं। अगर आप लोग मोटिवेट करोगे तो हम और अच्छा पढ़ाएंगे। और मैं तो इतना बता रहा हूँ कि यूपीएससी का कंटेंट मैं आपको दूंगा, और यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, देश के सभी जगह पर सभी के सिलेबस कंटेंट को मैं लाऊंगा और आपके सामने यहाँ पे दूंगा। बस भरना आपको है, व्यवस्था आपको देखनी है, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं है कि है ना मैं आपकी जगह वाले नहीं आऊँगा, टिक करने जाऊँगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। पर लेकिन मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा, इतना कर दूंगा कि आप अगर ये कंटेंट पढ़ लेते, इसके बाद कोई सी भी बुक, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, कोई भी पढ़ेंगे आपको कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने बस यहीं पे आपको लेक्चर रुकना चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए जो अगला कंटेंट, अगली द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। एक एक करके पढ़ाऊंगा मतलब क्या, ऐसे तो बिजली खत्म हो जाएगा नहीं, मेरे को पता है कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। अब जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर में राज्य राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, सभापति आ गए, ऐसे करके अब राष्ट्रपति चलेगा। 3-4 लेक्चर तो कम से कम 4 लेक्चर 5 लेक्चर मान सकते हो। अब राष्ट्रपति जी का कोई, राष्ट्रपति जी की व्यवस्था अलग है, चुनाव प्रणाली अलग है, ऐसी थोड़ी नहीं है राष्ट्रपति जी। तो इस तरीके से चलिए, तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक में जाके लाइक और सब्सक्राइब करें अतुल सक्सेस कोचिंग क्लासेस के लिए। और आप लोग अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करूँगा। और धन्यवाद और सभी बाय। ठीक है।